हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ की वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। हाँ जी, बातें बंद कर दो। बातें बंद करो। और हाँ जी, बातें बिल्कुल बंद करो। और एक बार जरा थोड़ी सी कहानी सुनो, हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। आज हम लोग मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो ICAI के हिसाब से चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में टोटल 9 टॉपिक्स हैं एज पर ICAI। पहले 9 टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 में है, जिसमें से हमारा मीनिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटिजेंट एसेट, अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में पढ़ लिया। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह गया और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी रह गया। ये 2 चीज रह गई हमारी। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें से 2-3 आपको आनी है, कंफर्म है। इस चैप्टर में से राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, ये आपको आने ही आने हैं। बहुत सारी टर्म्स मैं इस चैप्टर में आपको दिखा देता हूं। बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझो। जैसे आपका ये टॉपिक नंबर 3 है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली है क्या, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा। जैसे कि एक्रूअल का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं मान के चलूंगा कि 12th का बेस है, आपको आता है। अप्रोक्सीमेटली इसमें जो डेफिनेशन है दैट इज अराउंड 50 to 60, 50 से 60 है, जिसमें से हम 30 से 40 क्लास में कवर करेंगे, जो नहीं है आप लोगों के लिए CA फाउंडेशन, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है। अब ये एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा एसेट की क्या डेफिनेशन है बताओ। ये बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स में जो टर्म्स यूज होती है उन सबके बारे में डिटेल में बातें करनी है। और इसमें 2 नंबर की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आएगी पक्का, इस चैप्टर में से 2 से 4 नंबर। तो हम वो टर्म्स नहीं बात करने वाले जिसके बारे में जो बेसिक टर्म्स है, जैसे लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपको घर जाके क्या करना चाहिए, अभी आपको आज क्लास के बाद या फिर कल मॉर्निंग में आपको बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको करना क्या चाहिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए कि ये सारी टर्म्स एक बार घर जाके रीड करो। इसमें से 80% हम लोग क्लास में कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जो नहीं है आप लोगों के लिए। बाकी पे आप नजर मारोगे, एक्रूड एसेट, जैसे कि एक्रूड एसेट का मतलब, एक्रूड एक्सपेंस का मतलब, आउटस्टैंडिंग एसेट, प्रीपेड रेंट, ये सब पढ़ाने में आपका भी टाइम वेस्ट है और हमारा भी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आउट ऑफ 50 और 60 विल बी कवरिंग 30 to 40 इन क्लास, जो कि आपके लिए नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बाकी सब आपको घर पे एक बार होमवर्क में रीड करनी है। पॉइंट क्लियर है। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स।
सबसे पहली जो टर्म आई वो आई एक्सेप्टेंस। देखो साथ साथ लिखते चले जाएंगे जो हमारे को चाहिए। और सबसे पहली टर्म जो हमारी आई वो आ गई जी एक्सेप्टेंस। सबसे पहली टर्म एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है आपको। देखो समझ लोगे दो, वही मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो समझ लो, इंग्लिश खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हमेशा यही बोलूंगा समझ लो सारी चीजों को, लिखो अपने आप। नहीं लिखा जाता, नहीं है इंग्लिश में इतना दम तो कोई बात नहीं, उसी के लिए कॉपी में हम लोग नोट्स बनवाते हैं कि आप इसको बार बार रीड करोगे, ये लैंग्वेज एज कंपेयर टू बुक की लैंग्वेज आसान है। देखो एक्सेप्टेंस का मतलब बताओ क्या होता है, आपको पता है, आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना है कि ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉअर का, याद है या ऐसा कुछ पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉअर जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन होता है, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। ड्रॉअर को पैसा मिलना होता है या पैसा देना होता है, पैसा मिलना है, ड्रॉअर को पैसा रिसीव होना है, कौन देगा पैसा, ड्रॉई। मैंने एक बिल बनाया, मैं ड्रॉअर हूं, उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉई। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब आप रीड करो इस कॉन्टेक्स्ट में, द ड्रॉइज साइंड एसेंट, वो अपनी एसेंट मतलब इच्छा कि मैं चाह, ठीक है मेरी तरफ से एक्सेप्टेड है, साइंड एसेंट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ ड्रॉअर। ड्रॉअर के जो ड्रॉअर ने जो ऑर्डर बनाया है उस पर वो क्या कर देता है, अपने साइन कर देता है, एसेंट देता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस, कि उसने बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। दिस मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या सीखना था, एक्सेप्टेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, जब ड्रॉअर बिल लिख के देता है किसको, ड्रॉई को, ड्रॉई उस पर अपना एसेंट देता है, ठीक है जी ओके एक्सेप्टेड है, तो इस चीज को हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। पॉइंट क्लियर हो गया, नोट करो, एक एक करके शुरू करते हैं। चलें जी आगे चले, हो गया नोट यहां तक। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे एक्रूड एसेट का मतलब क्या होता है, एक्रूड एसेट, इसका मतलब जनरल मतलब। बेनिफिट हम लोग कमा चुके हैं पर अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, फ्यूचर में होने वाला बेनिफिट जिसको मैं अर्न अभी कर चुका हूं लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया है। देखो पढ़ो जरा क्या है, अ क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन, एक व्यक्ति जिससे आपने कुछ पैसे ऐसे लेने, विच एक्यूमुलेट विद पैसेज ऑफ टाइम और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बट नॉट येट रिसीव्ड। ये बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज है कि आपने एक व्यक्ति के लिए काम कर दिया है और उस व्यक्ति के अगेंस्ट आपके ऊपर क्लेम है, मतलब आपने उससे पैसे लेने हैं जो एक्यूमुलेट हो गया है समय के साथ लेकिन बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या होगा, एक्रूड एक्सपेंस, पैसे दे दिए नहीं दिए, खर्चा हो गया नहीं हो गया, खर्चा हो चुका है लेकिन जिसके पैसे हमने नहीं दिए, ठीक है। एक्रूड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठी डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 5 साल पहले मैंने एक एसेट परचेज की थी,
तब से लेके आज तक की जो भी उस पर टोटल डेप्रिसिएशन है दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब जब एसेट परचेज की थी वहां से लेके आज तक की जो भी डेप्रिसिएशन है दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो द टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अप टू डेट का मतलब आज तक। नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन का मतलब बताओगे आप। टैंजिबल पे लगती है डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल पे क्या लगता है अमोर्टाइजेशन। पॉइंट क्लियर हो गया। और टेक्नोलॉजी पे क्या लगता है, ये वर्ड आपने शायद नहीं सुना होगा। बताओ टैंजिबल एसेट पे तो डेप्रिसिएशन लग गई। डेप्रिसिएशन का बेसिक मतलब क्या है कि एसेट को आपने यूज किया कुछ टाइम तो उसकी वैल्यू में क्या आ गई, गिरावट आ गई। इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट आएगी दैट इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। किसी टेक्नोलॉजी में गिरावट आ गई। सर आज हमने एप्पल का आईफोन लिया, अब तो कौन सा आ गया, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आर वॉट एवर जो भी आ गया, उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा सर, जो 8, 7, 9 जिनके पास एप्पल के आईफोन है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नया मॉडल आते ही पुराने मॉडल की वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है। उस वर्ड को भी वैल्यू में तो गिरावट आई ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्सोलिसेंस। टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती है, ऑब्सोलीट होती है। पॉइंट क्लियर हुआ, टेक्नोलॉजी हमेशा क्या होती है, ऑब्सोलीट। अगला वर्ड ये सब आएगा, ये सब आएगा, अभी डेप्रिसिएशन का चैप्टर करेंगे वहां पे डिटेल में आएगा। एक वर्ड और होता है डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब एक कोल माइन है, एक कोल माइन है जिसमें से 10,000 टन कोयला निकाला जा सकता है। एक कंपनी ने उस माइन में से 2,000 टन कोयला निकाल लिया, तो अब उस माइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कोयला कितना बचा, अब 8,000 टन बचा। तो नेचुरल जितनी भी चीजें हैं जब उनकी वैल्यू में गिरावट आती है तो हम वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिप्लीशन। पॉइंट क्लियर हुआ। तो 4 वर्ड आ गए हमारे सामने। टैंजिबल एसेट में गिरावट आएगी डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल एसेट में गिरावट आएगी अमोर्टाइजेशन, टेक्नोलॉजी में गिरावट आएगी ऑब्सोलिसेंस, और नेचुरल चीज में गिरावट आएगी तो डिप्लीशन। ये सारे वर्ड्स हम वहां पे जाके दोबारा लिखेंगे, मतलब ये चारों वर्ड डिटेल में आएंगे। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल एसेट, जो यहां के लिए रिक्वायर्ड है। नोट करो करो जी, नोट करो फटाफट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, फटाफट से नोट करो।
चले जी, हो गया नोट यहां तक। नेक्स्ट 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 हटा दो इसको। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे एनुअल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। एनुअल रिपोर्ट नाम से क्या क्लियर हो रहा है। एनुअल मतलब साल में एक बार, और रिपोर्ट का मतलब कुछ ना कुछ जानकारी होगी उसके अंदर। तो एक कंपनी के एंगल से एनुअल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। एक कंपनी के एंगल से एनुअल रिपोर्ट का क्या मतलब होता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनुअली बाय मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू दी ओनर्स एंड अदर इंटरेस्टेड यूजर्स। जितने भी हमारे यूजर्स होते हैं सबको एनुअल बेसिस पे यानी साल में एक बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एनुअल रिपोर्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है बोरोइंग कॉस्ट। अब यहां से कुछ ऐसी टर्म शुरू हो जाएंगी जो शायद आपने ना पढ़ी हो। बोरोइंग कॉस्ट का क्या मतलब लगता है तुम्हें, एस्टिमेट करना है। बोरो करने की कॉस्ट, पैसा बोरो किया होगा कंपनी ने, उस बोरो करने के अगेंस्ट जो कंपनी के ऊपर ब्याज लग रहा होगा, इंटरेस्ट लग रहा होगा, उसको बोलते हैं क्या, बोरोइंग कॉस्ट। सिंपल है। दीज आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद बोरोइंग ऑफ फंड्स। फंड्स को बोरो करने के लिए जो ब्याज दिया, दैट इज कॉल्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। सिंपल है। नेक्स्ट अब आपको थोड़ा सा वर्ड्स को जोड़ना है। आपको इसमें से देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, दो नंबर की टर्म्स। मैं कहता हूं बाई चांस कभी नहीं आता। अपना आईक्यू लेवल इतना सुधार लो कि 2 वर्ड से मिलके, हमारे माता पिता ने हमारा नाम रखता है ऐसे, हमारा कोई मतलब नहीं है नाम का, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट में नहीं होता। हर वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब है और उससे लिंक है वो सारी चीजें। मतलब आप नाम देखोगे, नाम के अंदर जो कंटेंट है वो उससे लिंक्ड है। अब जैसे अगला वर्ड आया कैपिटल कमिटमेंट। आप वर्ड को एनालाइज करो। कैपिटल मतलब पैसा, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी कोई कमिटमेंट है। कमिटमेंट का मतलब हमने किसी को पैसा देना है और हम टाइम पे उस पैसे को अगर दे दें, इसका मतलब हमने अपनी कमिटमेंट क्या कर दी, पूरी कर दी। तो कैपिटल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। फ्यूचर लायबिलिटी फॉर कैपिटल एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन मेड। मतलब हमारा किसी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भाई तेरे को मेरे को, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने किसी व्यक्ति से 1000 शर्ट बनवाई है। मैं शर्ट आगे बेचता हूं, मैन्युफैक्चर करवाई है मैंने किसी से 1000 शर्ट। मैंने कहा भाई ऐसा ही, ये पकड़ एडवांस 50,000 रुपए, 12 लाख रुपए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा ये पकड़ 50,000, तू मेरे लिए काम करना शुरू कर। जिस दिन 1000 शर्ट मुझे देगा मैं तेरे को अगले 11.5 लाख दे दूंगा फ्यूचर में। हमारा आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मेरे सर पे, मुझे बैक एंड पे क्या पता है कि मुझे 2 महीने 3 महीने बाद किसी को कितने रुपए देने हैं, 11.5 लाख। एंड दिस 11.5 लाख इज कॉल्ड एज कैपिटल की कमिटमेंट है। मुझे जो मोटा पैसा, मोटा अमाउंट कैपिटल एक्सपेंस किसी को देना है, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट बना चुका हूं, तो दैट 11.5 लाख इज कॉल्ड एज कैपिटल कमिटमेंट। फ्यूचर में जो आपको किसी को देनी पड़ जाए, जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट आप आज ही कर चुके हो। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, जनरल टर्म है ये तो खैर आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सिंपल, कैपिटल जो एम्प्लॉय की गई है कहां पे, बिजनेस में। बिजनेस में जो कैपिटल लगाई गई है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर इसको निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं। अभी आप इस पे मत जाओ, इसको मैं डिटेल में लेके चलूंगा, आप ये पढ़ो। द फाइनेंसेस डिप्लॉयड कह लो या एम्प्लॉयड कह लो, एक ही वर्ड है। जो पैसा एम्प्लॉय किया गया है बाय एन एंटरप्राइज इन फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। इस लाइन से ना आप फॉर्मूला बना सकते हो। मैं आपको एक बैलेंस शीट का ओवरव्यू देता हूं, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को मत देखो अभी। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बेसिक, अगर आप हमेशा लॉजिक में जाओगे ना तो अकाउंट्स और क्या हर सब्जेक्ट ही बहुत आसान है, लेकिन बस लॉजिक में जाना। देखो हमारी ये लायबिलिटी साइड में क्या होता है, ज्यादातर लायबिलिटी साइड में क्या होता है, सारी कैपिटल होती है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको जस्ट जनरल। और सेकंड पार्ट क्या होता है, अदर लायबिलिटीज, छोटी मोटी लायबिलिटीज। एसेट साइड में क्या होता है आपके पास, फिक्स्ड एसेट्स। मैंने इन्वेस्टमेंट को अलग किया, उसके पीछे मेरा पर्पज है। इस इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप की, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से लिंक्ड है, नॉन ट्रेड का मतलब जो बिजनेस से लिंक्ड नहीं है। जैसे कि मैंने आपकी फीस आई चेतन वाली क्लासेस में और उससे जो सरप्लस फंड्स बचे मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा दिए, तो चेतन वाली क्लासेस ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी और कंपनी के शेयर्स में, वो बिजनेस से लिंक्ड है या नहीं है, कहीं ना कहीं कोई लिंकेज
नहीं है, तो उस तरीके की इन्वेस्टमेंट को मैं क्या नाम दूंगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या वो पैसा, क्या वो प्रॉफिट जो मैंने किसी और कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया, क्या वो पैसा मेरे बिजनेस में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। तो क्या वो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में? नहीं है। तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। लॉजिक के साथ जाओगे ना, हर चीज बहुत क्लियर है। कैपिटल एम्प्लॉयड का देसी मतलब क्या है? जो पैसा बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सीधी बात। तो मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी है कंपनी के पैसे से। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब, नॉन ट्रेड का मतलब जो मेरे बिजनेस से लिंक्ड नहीं है। नॉन ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस, जो बिजनेस से लिंक्ड नहीं है, मैंने वहां पैसा लगा रखा है, तो क्या वो पैसा मेरे बिजनेस में रहा? नहीं रहा। तो क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तोड़ देता हूं इन्वेस्टमेंट को दो टाइप की, ट्रेड और नॉन ट्रेड। सेकंड आती है हमारी, और क्या होती है हमारी एसेट साइड में? करंट एसेट्स। और तीसरा क्या होता है नेक्स्ट? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। क्या फिक्टिशियस एसेट कोई ऐसा पैसा है जो बिजनेस में लगा रखा है, या कोई एसेट है आपके पास फिक्टिशियस एसेट, वो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है या वो तो खर्च हो चुका? खर्च हो चुका। वो बिजनेस में कैपिटल तो नहीं है जो एम्प्लॉयड है, इसलिए इसको मैंने अलग किया। अब ये बड़ों की बात है। वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में देखो वर्ड क्या लिखा है, मैं फॉर्मूला आप खुद बनाओगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या लिखा है? फाइनेंसिस का मतलब पैसा जो एंटरप्राइज ने बिजनेस में लगा रखा है। कहां पर? फिक्स एसेट में, इन्वेस्टमेंट में और वर्किंग कैपिटल में। अब आप मुझे बताओगे सर मुझे ना इन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बनाना है। अब आप देखो दो एंगल से जा सकते हो। मैं एसेट साइड से भी फॉर्मूला बना सकता हूं और लायबिलिटी साइड से भी फॉर्मूला बना सकता हूं। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा कहां लगा हुआ है? फिक्स एसेट में। इन्वेस्टमेंट में भी कौन सी इन्वेस्टमेंट? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में। और तीसरा वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते आए हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो आप बताओ एसेट साइड से अगर मैं जाऊं, एसेट साइड से अगर मैं जाऊं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यही फॉर्मूला बनेगा। अब आप मुझे बताओगे सर, अब आप खुद बताओगे, जो कॉमन सेंस लगाओगे ना, कॉमन सेंस, इसका उल्टा फॉर्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम लायबिलिटी साइड क्या बनाओगे? सर आपको देखो, सुनो मेरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये चार एलिमेंट चाहिए। एक ये एलिमेंट चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, माइनस में ये चाहिए। यही तो चार एलिमेंट चाहिए आपको। अब इसका उल्टा फॉर्मूला कैसे बना सकते हो आप? उल्टा सर देखो, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ये चारों उठा लो। इन चारों को उठाने का मतलब क्या मैंने इसको उठाया? नहीं उठाया सर, ये तो मुझे चाहिए भी नहीं, ये तो हमने माइनस ही किया था, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो ये चारों उठाए। इन चारों में से सर क्या माइनस कर दो? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। इन सबका टोटल इज इक्वल टू इसका टोटल होता है ना। तो जब मैं इस सबका ले रहा हूं, मैंने करंट लायबिलिटी उठाई कि नहीं उठाई? नहीं उठाई। इन सब में से सर ये तो आपने उठाया ही नहीं, पहले तो इसको ही हटा दो, ये तो आपने उठाया ही नहीं है। इन सबका टोटल माइनस क्या करूं? बताओ क्या हटा दूं इसमें से? इन्वेस्टमेंट हटा दो नॉन ट्रेड वाली, और क्या हटा दो? फिक्टिशियस एसेट। तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये तो हमने सर उठाया ही नहीं था। पॉइंट क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एसेट साइड से देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। एसेट साइड लायबिलिटी से जाऊं तो क्या बनेगा? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट। पॉइंट क्लियर हो गया? और सर एसेट साइड से जाओगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एसेट साइड से फिक्स्ड एसेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? वर्किंग कैपिटल। सीधी सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा आपने कहां लगा रखा है? बिजनेस में। और उसमें आपको ये सिर्फ ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट चाहिए माइनस ये वाला एलिमेंट। पॉइंट क्लियर हो गया? ये कहानी क्लियर हो गई? ये आपको करना है। बेसिकली ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं था, बस मैं तो आपको लॉजिक्स में ले गया कि बाई चांस कैपिटल एम्प्लॉयड पे 4 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाए तो आप उसका एक फॉर्मूला ऑब्वियसली आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम एसेट साइड, फ्रॉम लायबिलिटी साइड, उसका मतलब और एक एग्जांपल। एक बैलेंस शीट में ऐसी जस्ट एक रफ फिगर 10 लाख 20 लाख 25 लाख कुछ भी फिगर्स डाल के आप बोलो कि इस एग्जांपल में कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, और उसमें फिगर्स खुद डालोगे, बैलेंस शीट मैच कर देना। बचपन वाली हरकतें मत रिपीट करना कि पता लगे खुद ही एग्जांपल बनाया और उसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही।
तो ऐसा मत करना, उसकी बैलेंस शीट मैच कर लेना और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे, फिर आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए इसका फॉर्मूला कराया लॉजिक के साथ। पॉइंट क्लियर है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ किस फॉर्म में? फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। पॉइंट क्लियर हो गया? ये चार टर्म्स क्लियर हो गई तो शुरू हो जाओ, पेन निकालो और शुरू हो जाओ। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट को मिला के हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स।
चलें जी, हो गया नोट यहां तक। चलें जी, आगे चलें। नेक्स्ट, बताओ जी, कैपिटल रिजर्व का मतलब, कैपिटल रिजर्व का मतलब, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या फर्क है? बचपन में किया था ये कभी एक बार। क्यों बनाते हैं? और रिजर्व कैपिटल का मतलब? रिजर्व कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो हमने अभी इशू की है, नहीं की है, नहीं की है, जिसको हम कब इशू करेंगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। ध्यान से समझना आप। कैपिटल रिजर्व का मतलब समझो, अ रिजर्व ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर विच इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी होता है, जो कि नॉर्मली हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी होता है, एग्जांपल दो। एसेट बेचने में प्रॉफिट हो गया तो वो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है, जो कि पीएनएल में आता है। एग्जैक्टली, शेयर फोरफीट किया, फोरफीट करने के बाद रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू करने के समय में प्रॉफिट हो गया। वो प्रॉफिट कहां चला जाता था बचपन में? कैपिटल रिजर्व में। वो प्रॉफिट क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का। वो प्रॉफिट किस पर्पस के लिए यूज होगा? वो प्रॉफिट किस लिए यूज होता है? फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, राइटिंग ऑफ लॉसेस, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिजर्व तो आपने बता दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल? याद करो, शेयर्स वाले टॉपिक में सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज का मतलब जो कंपनी अपने जीवन काल में इशू कर सकती है। ऑथराइज में से जो इशू कर दिया दैट इज इशूड, जो इशू नहीं किया दैट इज अनइशूड, और जो छोड़ दिया जो वाइंडिंग अप के टाइम पे इशू करेगी। वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉसेज में चल रही है और कंपनी के सर पे वाइंडिंग अप आ गई है, उसके लिए उस समय कंपनी को पैसा चाहिए, तो उस समय जो कैपिटल इशू की जाएगी दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल। दोनों में बातों में फर्क है। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। रिजर्व कैपिटल का मतलब जो कैपिटल जो क्या रखी हुई है, रिजर्व, जो कंपनी क्या करेगी बाद में इशू करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब बताओ। वाह, इसने मतलब बताया। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आगे बताओ, डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा? डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो बन चुकी है या इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। और कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब ऐसी चीज जो कैपिटल नेचर की हो और इन प्रोसेस में हो। जैसे कि आपकी कोई मशीन आप बनवा रहे हो किसे, वो मशीन में पूरी नहीं बनी है अभी आपकी, आप मशीन बनवा रहे हो, असेंबल करा रहे हो, लेकिन मशीन अभी पूरी नहीं बनी है, आधी बनी है, तो वो मशीन आपके लिए क्या एसेट है? एसेट तो वो तब होगी जब पूरी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अभी वो आपके लिए एसेट नहीं है। अभी वो क्या है आपके लिए? जो आधी मशीनरी है वो क्या है आपके लिए? कैपिटल डब्ल्यूआईपी। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन किस चीज का? कैपिटल नेचर की आइटम्स का। सर, जब रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ना तो उस समय वो रॉ मटेरियल होता है, ना ही वो चीज उस समय क्या होती है? फिनिश गुड। उस समय वो चीज क्या कहलाती है? डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, इन द सेंस कि जो चीज अभी कंप्लीट भी नहीं हुई और शुरुआत हम उसकी कर चुके हैं। ना तो वो चीज रॉ मटेरियल है, ना ही वो चीज
फिनिश गुड्स है वो उसके बीच में पॉइंट पड़ता है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, WIP। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली कैपिटल नेचर की जो एसेट्स होती हैं जब वो बन रही होती है, जैसे कि मेरी ऑफिस बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक और फ्लोर बन रहा है, उसमें जो पैसा लग रहा होगा वो पैसा किस खाते में डालूं, कहां जा रहा है, कैपिटल WIP। वो एसेट के खाते में नहीं है, अभी मैं उसको एसेट में डेबिट नहीं करूंगा। एसेट में डेबिट कब करूंगा, जब वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो कैपिटल WIP से निकाल के उसको एसेट में डेबिट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए वो चीज क्या है, कैपिटल WIP। पढ़ते हैं जरा। एक्सपेंडिचर किस चीज पे, कैपिटल एसेट्स विच आर इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन, जो अभी किस चीज में, कंस्ट्रक्शन या कंप्लीशन हो चुकी है या प्रोसेस में, प्रोसेस में। नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब एक ऐसा अमाउंट जो हम अपने साथ कैरी करते हैं। सर मैं तो अपने साथ 1 रुपया भी कैरी नहीं करता, वो बात उसकी नहीं हो रही है, बैलेंस शीट की बात हो रही है। बैलेंस शीट में जो अमाउंट आप कैरी करते हो, अपने साथ साल दर साल दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। अब इसको अकाउंट से और लिंक करो। कैरिंग अमाउंट का मतलब देखो, पढ़ो। It is the amount at which the asset is recognized in balance sheet net of any accumulated depreciation, amortization और revaluation losses। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो एसेट की आप कहां दिखाते हो, अपनी बैलेंस शीट में, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले या माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद। मतलब काट पीट के जो भी आज एसेट की वैल्यू बच रही है जो हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट। जिस सीधी सी बात है ना, जिस अमाउंट को आप अपने साथ क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो साल दर साल, कहां पे, बैलेंस शीट में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। नेक्स्ट, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, आपको मैंने कंपनी के डिबेंचर इशू किए, मैंने कहा अगर मैं आपकी डिबेंचर का पैसा नहीं दे पाया ना, तो आप मेरी कंपनी की एसेट बेच के अपना पैसा ले लेना। आप मेरी कंपनी की एसेट बेच के क्या कर लेना, अपना पैसा रिकवर कर लेना। मैंने अपनी एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज क्रिएट कर दिया मतलब एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर दिया। ऑब्लिगेशन का मतलब अगर मैं कल को पैसे नहीं दे पाया डिबेंचर होल्डर के, तो मैं उन्हें क्या बोलूंगा, मेरी एसेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर लो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया, अपने सर पे क्या ले लिए, एक ऑब्लिगेशन। चार्ज अगेंस्ट व्हाट, किसके अगेंस्ट एक चार्ज क्रिएट किया है, सर अपनी कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट आपने एक चार्ज क्रिएट कर दिया कि कल को अगर वो डिबेंचर का पैसा आप ना दे पाए तो वो पैसा कैसे रिकवर करेगा, हमारी कंपनी की एसेट्स को बेच लेगा। अब इससे लिंक 2 वर्ड्स हैं जो शेयर कैपिटल में आएंगे, मैं आपसे पूछता हूं, लॉजिकली सोच समझ के जवाब देना। एक वर्ड होता है फर्स्ट चार्ज, एक वर्ड होता है सेकंड चार्ज। इसका मतलब क्या होता होगा, एक गैस मारना है। इस भाई को मैंने डिवेंचर इशू किए फर्स्ट चार्ज वाले, इसको डिवेंचर इशू किए सेकंड चार्ज वाले, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली अगर कल को मैं डिवेंचर के पैसे नहीं दे पा रहा, कंपनी डूब रही है, तो पहले किसके पैसे दूंगा, फर्स्ट चार्ज वाले के, और बाद में किसके पैसे दूंगा, सेकंड चार्ज वाले के। और दूंगा कहां से, जिस एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया वो एसेट बेचूंगा, पहले फर्स्ट चार्ज वालों के पैसे दूंगा, फिर सेकंड चार्ज वालों के। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन किसके ऊपर लगा दी मैंने, अपनी एसेट, क्या सिक्योर करने के लिए, टू सिक्योर एनी इनडेटनेस, कि अगर मैं कल को इनडेट हो रहा है, मेरे पास डेट पैसा पूरा नहीं पड़ रहा, तो मैंने अपनी एसेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा दिया कि कल को मैं अगर पैसा नहीं दे पा रहा हूं तो एसेट बेच के पैसा डिवेंचर होल्डर रिकवर कर सकता है। और अदर ऑब्लिगेशन, इट मे बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, इसकी बात हम लोग डिवेंचर वाले चैप्टर में करेंगे। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, इसकी बात हम वहां करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोलेटरल का मतलब क्या होता है, कोलेट करना। कोलेट करने का मतलब होता है जोड़ना। अपने सिक्योरिटी के लिए आप किसी चीज को जब कहीं रख के आते हो, छोड़ के आते हो, दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक वाले कहते हैं भाई साहब कल को लोन नहीं दे पाए तो क्या होगा, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये लो मेरी कंपनी के डिबेंचर रख लो, अगर मैं लोन ना दे पाया आपका तो मेरी कंपनी के डिबेंचर मार्केट में इस दाम पे बिकते हैं, बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेना। तो मैंने कंपनी से पैसा बैंक से पैसा उठाने के लिए एज आप कह लो गिरवी रखवा दिया या एज सिक्योरिटी रखवा दिया। बैंक वालों के पास क्या सिक्योरिटी रखवा दिया, अपनी कंपनी के डिबेंचर। तो दैट डिबेंचर इज कॉल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अ सिक्योरिटी विच इज गिवन इन एडिशनल टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी अगेंस्ट सेम लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। आपने किसी से पैसे लिए
और उस पैसे के अगेंस्ट आपने सामने क्या रखवा दिया, डिवेंचर्स रखवा दिया अपनी कंपनी के, दैट इज कॉल्ड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आओ इसको नोट करो।
चले जी हटा दूं। चलो जी हटा दूं इसको। नेक्स्ट कहानी सुनो। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और अब दो तीन चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें आती हैं, बचपन में पढ़ी हैं। COGS का मतलब नाम नहीं, मतलब ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन देता हूं तुम बताना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स हमने बनाए हैं इस बार, ध्यान से सुनना, जो गुड्स इस बार बनाए हैं, इस बार का मतलब इस साल में, जो गुड्स इस साल में बनाए हैं उसको बनाने की कॉस्ट, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, जो गुड्स इस बार बनाकर बेचे हैं उसको बनाने की कॉस्ट, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बेचने तक की कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन। या चौथी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। मैं रिपीट कर देता हूं। पहली ऑप्शन, जो गुड्स इस बार बनाए हैं, उसको बनाने की कॉस्ट। सेकंड ऑप्शन, जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बनाने की कॉस्ट। तीसरा, जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बेचने तक की कॉस्ट। या नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन वाला कोई है क्या? फर्स्ट ऑप्शन को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इस बार जो गुड्स बनाए हैं उसको बनाने की कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। सेकंड ऑप्शन मैंने आपसे कही थी, जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बनाने की कॉस्ट, या फिर जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बेचने तक की कॉस्ट। ये ऑप्शन भी गलत है। जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बेचने तक की कॉस्ट, मतलब उसमें सेलिंग एक्सपेंस भी क्या है, जुड़े हुए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। पॉइंट क्लियर हुआ? सेकंड ऑप्शन क्या थी? जो गुड्स इस बार बेचे हैं उसको बनाने की कॉस्ट, जो गुड्स इस बार बेचे हैं। तभी नाम पे चले जाओ, नाम क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो इस बार बेचे हैं उसको बनाने की कॉस्ट। सर अगर उसको बेचने तक की मतलब उसमें सेलिंग एक्सपेंस भी क्या हो गए, ऐड हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। पॉइंट क्लियर हुआ? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट ऑफ व्हाट? प्रोड्यूसिंग और सेलिंग? प्रोड्यूसिंग कौन से गुड्स? द गुड्स सोल्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो माल बेचा है उसको बनाने की कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब तुम्हारे बचपन वाली चीजें, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉर्मली एक्सक्लूडेड। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंस भी जोड़ दूं तो मेरी थर्ड ऑप्शन बन जाएगी, जो गुड्स बेचे हैं उसको बेचने तक की कॉस्ट, एंड COGS प्लस सेलिंग एक्सपेंस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। पॉइंट क्लियर हो गया? और ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा, COGS का फॉर्मूला क्या निकलता है? सेल्स माइनस GP। ये तो एक हो गया। दूसरा था, याद करो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड एज नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। नाम से क्या लग रहा है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें दो चीज शामिल हो गई। बताओ क्या? लेबर और एक्सपेंस। अभी आप जब बड़े हो जाओगे, अगर पास हुए तो कॉस्टिंग पढ़ोगे। कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास में हम यही सीखते हैं कि हमारे 3 टाइप के खर्चे मैक्सिमम हो सकते हैं, या तो मटेरियल या लेबर या एक्सपेंस। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता हमारा। आप जितने खर्चे बोलोगे मैं उसको डिफरेंशिएट कर जाऊंगा। मतलब मैं एक बिल्कुल बहुत हाई लेवल की टर्म्स बोल रहा हूं। मटेरियल का मतलब जो फिजिकल चीज को खरीदने के लिए खर्चा होता है, दैट इज मटेरियल।
लेबर का मतलब जब आप किसी ह्यूमन की सर्विसेज लेते हो उसको जो पेमेंट करते हो दैट इज लेबर। इसके अलावा जो भी खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस, जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, चाय का खर्चा, वट जो भी है। तो हमारे मेजरली खर्चे 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और मैं क्या बोल रहा हूं, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब मटेरियल को किस में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, फिनिश गुड्स में। और सर 2 ही कॉस्ट आती हैं, उसके अलावा क्या क्या, लेबर और एक्सपेंस। तो आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट इंकर टू कन्वर्ट क्या, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड एज कन्वर्जन कॉस्ट। दिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या खर्चे आ सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी आ जाएंगे, जिसमें मेजरली 2 खर्चे हैं, लेबर और एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डेफरल का मतलब, जनरल मतलब, ये तो डिक्शनरी अकाउंट से कहीं लेना देना नहीं है इसका। इसका मतलब मैंने बताया भी था जब आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं बात बता रहा था। डेफरल का मतलब क्या होता है, डेफरल का मतलब पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना मतलब आगे लेके जाना। आगे लेके जाना बेसिकली क्या है कि जैसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम क्या बोलते हैं कि भाई ये खर्चा है तो रेवेन्यू नेचर का, लेकिन क्योंकि ये फायदा 3-4 साल में देगा तो इसको हम पहले साल में ही राइट ऑफ नहीं करेंगे, तोड़ तोड़ के 4-5 साल में करेंगे। तो मैंने क्या किया, राइट ऑफ करने के तरीके को डेफर कर दिया। क्या कर दिया, डेफर, पोस्टपोन कर दिया। तो डेफर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी एक्सपेंस या एनी रेवेन्यू आफ्टर इट रिसीट और पेमेंट। इसका मतलब क्या है, पेमेंट हो चुकी है, हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको 4-5 साल में राइट ऑफ कर रहा हूं, तोड़ तोड़ के खर्चे को दिखा रहा हूं। तो मैं मतलब क्या कर रहा हूं, खर्चे को क्या कर रहा हूं, पोस्टपोन कर रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, खर्चे को डेफर कर रहा हूं। डेफरल का मतलब होता है पोस्टपोन करना। इनकम को चाहे एक्सपेंस को जिस साल में हुआ है उसमें ना दिखा के उसको तोड़ तोड़ के दिखाना इज कॉल्ड एज डेफरल। पॉइंट क्लियर हो गया। और लास्ट आता है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब एक्सचेंज की वजह से कोई डिफरेंस हो जाना। एग्जाम्पल, मैंने किसी व्यक्ति को, आज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूं और लेट्स सपोज $10,000 का सामान है। $10,000 का सामान है, अगर मैं उसको आज ही पैसे दे दूं तो आज का एक्सचेंज रेट है $1 के बदले 60 रुपए जाते हैं हमारी जेब से। एग्जाम्पल, $1 के बदले मेरी जेब से कितने रुपए जाते हैं, 60 रुपए। मुझे किसी व्यक्ति को कितने रुपए देने हैं, 10,000 डॉलर देने हैं। तो मेरी जेब से कितने रुपए चले जाएंगे, सर $1 के लिए 60 रुपए जाते हैं, तो $10,000 के लिए कितने जाएंगे, 6 लाख रुपए चले जाएंगे सर आपकी जेब से। मैंने कहा भाई 2 दिन बाद पैसे ले लियो। मैंने फोन किया वहां पे जहां से माल इंपोर्ट किया था, भाई 2 दिन बाद पैसे ले लियो। अब 2 दिन बाद जब मैं पैसे देने गया, डॉलर्स में एक्सचेंज रेट चेंज हो गया। डेली बेसिस पे एक्सचेंज रेट चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। उस दिन का एक्सचेंज रेट, जिस दिन पैसे देने गया उस दिन का एक्सचेंज रेट कितने का था, $1 के बदले मेरी जेब से कितने रुपए जा रहे थे, 65। यानी अब $10,000 किसी को देने हैं तो कितने देने पड़ेंगे, 6.5 लाख मेरी जेब से जाएंगे। पहले दिन अगर दे था तो कितने जाते मेरी जेब से, 6 लाख। अभी जा रहे 6.5 लाख। मेरे को कितने का नुकसान हो गया, किस वजह से हुआ, एक्सचेंज की वजह से। तो इस 50,000 को क्या नाम दूं, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज रेट में चेंज आने की वजह से जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या पड़ गया, डिफरेंस पड़ गया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज डिफरेंस। पॉइंट क्लियर हो गया। अगला, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली ये बहुत लोग पूछते हैं, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है, सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। पकड़ा इसने सही है। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैंने आज एक खर्चा किया, मैंने लेट्स सपोज मैं अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराता हूं और मैंने इंश्योरेंस वाले को 2 साल के 5 साल के इकट्ठे पैसे दे दिए, तो 5 साल के इकट्ठे पैसे देना इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या वो 5 साल का जो मेरा खर्चा हुआ, क्या वो 1 साल की पीएनएल में दिखाऊंगा या 5 साल के अलग अलग पीएनएल में दिखाऊंगा, अलग अलग पीएनएल में कितना दिखाऊंगा, सिर्फ 1 साल का खर्चा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। जो पर्टिकुलरली एक अकाउंटिंग पीरियड से लिंक्ड खर्चा है, उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो खर्चा क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। और अगर मैं फ्यूचर की पेमेंट अभी कर देता हूं तो वो खर्चा एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, एक्सपेंडिचर। पॉइंट क्लियर हो गया। एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ज्ञान के लिए था। आओ जरा इसको नोट करें।
डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलें जी, हो गया नोट यहां तक। चलें जी, हटा दो इसको। चले हटा दूं। नेक्स्ट देखो, एक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब एक्सपायर्ड कॉस्ट एग्जाम्पल सुनना, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल सुनने के बाद। मैंने आज चल रहा है अभी जून 2019, ठीक है। अप्रैल में ही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 इस बिल्डिंग का किराया एडवांस में दे दिया। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक मैंने इस बिल्डिंग का किराया क्या दे दिया? एडवांस में दे दिया। तो क्या लैंडलॉर्ड मेरे से हर महीने किराया लेगा? अब नहीं लेगा। कितनी कॉस्ट मेरी एक्सपायर हो गई, मतलब कितने खर्चे के अगेंस्ट मैं सर्विसेज भी ले चुका हूं। सर आपने अप्रैल का किराया दिया, वो तो आप जगह भी यूज कर चुके हो। आपने मई का किराया दिया होगा एडवांस में, उसकी आप जगह भी यूज कर सकते हो, जो कर चुके हो। उसके बाद जून का किराया आपने दिया, वो भी चल रहा है। तो 3 महीने का जो रेंट है वो क्या कहलाएगा? पूरे साल के रेंट में से 3 महीने का रेंट क्या कहलाएगा? एक्सपायर्ड कॉस्ट। और बाकी 9 महीने का रेंट जो अभी भी एडवांस में दिया है, जिसके अगेंस्ट मैंने जगह यूज अभी नहीं की है, वो 9 महीने का किराया क्या कहलाएगा? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो आप दे तो चुके हो, खर्चा हो तो चुका है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो भी अनएक्सपायर्ड, अभी यूज नहीं हुआ। और जो यूज हो चुका है उस टाइम पीरियड को क्या बोलूंगा? उस खर्चे को एक्सपायर्ड कॉस्ट। पॉइंट क्लियर हो गया? मेरे एंगल से देखोगे, मैंने 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का किराया एडवांस में दे दिया। मेरे एंगल से 3 महीने का किराया इज कॉल्ड एज एक्सपायर्ड कॉस्ट और 9 महीने का किराया इज कॉल्ड एज अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। पॉइंट क्लियर है? अब पढ़ो इसको। दैट पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर, खर्चे का वो हिस्सा,
फ्रॉम विच नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, जिससे कोई फर्दर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है। फर्दर मतलब कि आप उसका ऑलरेडी बेनिफिट एक बार ले चुके हो। ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सपेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लीज। लीज का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर मैं बात करूं, किराया। किसी चीज को लीज पे लेके आना मतलब किस पे लेके आना, रेंट पे। लेसर कौन होता है, जो चीज किराए पे देता है, और लेसी कौन होता है, जो किराए पे लेता है। तो लीज का मतलब क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन लेसर एंड लेसी वेयर लेसर गिव्स द राइट, लेसर राइट देता है, अधिकार देता है टू यूज एन एसेट फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट। इसका मतलब क्या है, लेसर ने क्या बोला, ये पकड़ो एसेट यूज करते रहो, इसके रिटर्न मुझे हर महीने क्या दे देना, किराया। तो एक सीरीज ऑफ पेमेंट आपको रिसीव होनी शुरू हो जाएगी। आपको मतलब किसको, लेसर को। क्यों होगी, क्योंकि उसने एसेट यूज करने के लिए दिया किसको, लेसी को। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज लीज एग्रीमेंट। कहानी क्लियर हो गई। इन दोनों को नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलें जी, आगे चले। हो गया नोट यहां तक। नेक्स्ट एक वर्ड आता है प्राइम कॉस्ट। पता है प्राइम कॉस्ट का मतलब? हैं जी, प्राइम कॉस्ट का मतलब थोड़ा सा दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको सीधा रटवा दूं, ये मतलब है खत्म, फॉर्मूला है, याद कर लो। ये दूसरी ऑप्शन है समझ लो। समझो समझो समझो, ध्यान से समझना। अब कॉस्टिंग जब आप पढ़ोगे सीए इंटर में, आगे कॉस्टिंग उसकी फर्स्ट क्लास जब होगी, तब मैं आपको ये चीज दोबारा समझाने वाला हूं। अभी के लिए सिर्फ बेसिक समझो। सबसे पहले बिल्कुल समराइज वे में बताऊंगा, अकाउंट्स पढ़ने के लिए जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो सब कहाँ लिखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सारे रूल्स कहाँ लिखे हैं, कंपनीज एक्ट में। पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए सारे रूल्स कहाँ लिखे हैं, पार्टनरशिप एक्ट में। कॉस्टिंग को रेगुलेट करने के लिए जितने भी रूल्स हैं वो सब कहाँ लिखे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है अकाउंट्स के लिए, वैसे कॉस्टिंग के लिए क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपके फाइनल में जाके आएंगे, इंटर लेवल पे नहीं है जैसे। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया, ध्यान से समझना।
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि आपका जितना भी खर्चा है कॉस्टिंग को लेके, वो खर्चा 3 डिपार्टमेंट में हो सकता है। 3 डिपार्टमेंट कौन से? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो आप पहले दिमाग में ये डालो, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी व्यक्ति का जो खर्चा होगा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा, बिजनेस में जो खर्चा हो सकता है वो किन 3 डिपार्टमेंट में हो सकता है? या तो फैक्ट्री में जहां पे माल तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है, या तो ऑफिस में जहां पे सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट का मतलब जहां पे सारा सेलिंग का काम होता है। इसके अलावा कोई भी खर्चा हो नहीं सकता। एंड दिस इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जोड़ दें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बचपन से पढ़ा, क्या हो जाता है? सेल्स। पॉइंट क्लियर हुआ। अब फैक्ट्री में कितने टाइप के खर्चे हो सकते हैं, इसकी बात मैंने अभी आपको बताई थी। कितने टाइप के खर्चे हो सकते हैं? 3 टाइप के, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस 3 डिपार्टमेंट है, और उन 3 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में 3 टाइप का खर्चा हो सकता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल का मतलब फिजिकल थिंग के लिए खर्चा करना, लेबर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की आपने सर्विसेज ली उनको जो पेमेंट किया, दैट इज लेबर। एक्सपेंस का मतलब जो ना मटेरियल हो ना लेबर हो, वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। फर्दर क्लासिफाई जो हो सकता है खर्चा, वो 2 टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे का मतलब बचपन से पढ़ा है आपने वैसे ही, हैं जी? और क्लैरिटी से बताओ, और क्लैरिटी से, थोड़ा और क्लैरिटी से। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज बोलता हूं, तो मैंने बोला ठीक है, मैं और क्लैरिटी से बोलता हूं। जिन खर्चों के बिना, ध्यान से सुन लो, जिन खर्चों के बिना हमारा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, या कह लो सेलेबल कंडीशन में नहीं आ सकता। बिल्कुल क्लैरिटी से बोल रहा हूं, ये सारी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है। जिन खर्चों के बिना हमारा प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में नहीं आ सकता, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। और जिन खर्चों के बिना भी प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन में आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। एक बिल्कुल डिटेल एग्जांपल देता हूं। आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हो, टूथपेस्ट पे 2 पैकिंग होती है। एक तो होती है प्राइमरी पैकिंग, उसकी जो ट्यूब होती है, और एक होती है सेकेंडरी पैकिंग, जो उसके ऊपर बॉक्स होता है। कंपनी के एंगल से जब पढ़ोगे, कंपनी के लिए वो ट्यूब बनाना इज डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बिना प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता। सोचो कभी वो जमाना आ जाए, आपको जाके मांगना पड़े, भैया 1 किलो पेस्ट दे दो, थैली में डाल के दे रहा हो ऐसे, तो दैट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए ट्यूब कंपनी को बनानी ही पड़ेगी, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ऊपर का जो डब्बा है वो सिर्फ किस पर्पस के लिए? प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए। सेलेबल कंडीशन में तो वो ट्यूब, वो क्या बोलते हैं, पेस्ट तभी आ गई थी जब वो ट्यूब में गई थी। वो जो ऊपर का बॉक्स है वो सिर्फ उसको और अच्छा बनाने के लिए, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग, और वो खर्चा क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अभी फिलहाल मुझे उसमें नहीं जाना है। तो खर्चे 2 टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चे का मतलब जिनके बिना हमारा प्रोडक्ट बन नहीं सकता, इनडायरेक्ट मतलब जिनके बिना भी प्रोडक्ट बन सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ। और प्रोडक्ट बनता कहां पे ये बताओ? फैक्ट्री में। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ड्रामा होता होगा, वो सिर्फ कहां होता है? फैक्ट्री में। ऑफिस में और सेलिंग में तो सारे ही खर्चे क्या हो जाते होंगे? इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां तो बनता ही नहीं है माल। माल कहां बनता है? फैक्ट्री में। और मैंने आपसे यही कहा, जो खर्चा गुड्स को बनाने के लिए यूज होता है, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकला? सर 3 डिपार्टमेंट है जहां हमारा खर्चा हो सकता है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। 3 टाइप के खर्चे हैं जो हो सकते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। और इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन सिर्फ कहां होगी? फैक्ट्री में। बाकी ऑफिस में तो सारे ही खर्चे इनडायरेक्ट, और सेलिंग में सारे ही खर्चे इनडायरेक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया। एक एग्जांपल दे सकते हो? मैं एग्जांपल से और क्लैरिटी लेके आता हूं। अब आपको मुझे एग्जांपल देना, सोच समझ के एग्जांपल देना। फैक्ट्री में लगने वाला मटेरियल जो कि क्या हो? डायरेक्ट हो। फैक्ट्री में लगने वाला मटेरियल जो डायरेक्ट हो, कंपनी के एंगल से बताओ। हैं जी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब फैक्ट्री में लगने वाला मटेरियल जो कि क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बिना प्रोडक्ट बन नहीं सकता। अब आप बताओगे फैक्ट्री में लगने वाला मटेरियल जो कि इनडायरेक्ट है, ऑयल या ग्रीस। ग्रीस इज अ फिजिकल मटेरियल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन डेली बेसिस। वो कभी कभी चाहिए होती है मशीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, या रोज चाहिए होती है? कभी कभी। उसके बिना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो सकता है। फैक्ट्री में लगने वाली लेबर जो डायरेक्ट हो, ऐसा खर्चा लेबर का जो डायरेक्ट खर्चा है। सर बड़ों वाली बात करते, थोड़ी सी वेजेस सही है, वेजेस सही है, गलत नहीं है। थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल दो। मशीन सुपरवाइजर,
जो मशीन पे खड़ा होकर आपका प्रोडक्ट बना रहा है उसकी जो सैलरी जाएगी, दैट इज डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। इनडायरेक्ट खर्चा, जो फैक्ट्री के बाहर गार्ड खड़ा है बंदूक ताने, वो प्रोडक्ट बनाने में कहीं काम आ रहा है नहीं, उसकी जो सैलरी जाएगी वो क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट लेबर। पॉइंट क्लियर हुआ। सिमिलरली फैक्ट्री में लगने वाला एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो, एग्जैक्टली वो बिजली का बिल जो मशीनों का आ रहा है जिससे पेन या कोई भी चीज बन रही है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फालतू की बिजली का एक्सपेंस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरे लिए अभी इस रूम में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये कैमरा, इसका जो बिजली का बिल आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस है। पीछे का एसी जो चल रहा है फालतू का, वो क्या है मेरे लिए इनडायरेक्ट, उसके बिना भी मैं पढ़ा सकता हूं। सीधी बात यही है। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अभी इसकी बात करते हैं। ऑफिस में लगने वाला मटेरियल, जस्ट एग्जांपल दो, ऑफिस में लगने वाला मटेरियल जो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता, क्या होगा, इनडायरेक्ट। अभी तुम 2 मिनट के लिए सोचो, ऑफिस बाहर रिसेप्शन है मैम, जो वो स्टेशनरी यूज कर रही है वो मेरे लिए क्या, ऑफिस में लगने वाला मटेरियल जो कि इनडायरेक्ट है, उसके बिना भी मैं पढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट, ऑफिस में लगने वाली लेबर, मैम की सैलरी, ऑफिस में लगने वाला एक्सपेंस। जो मैम पूरा दिन फोन यूज करती हैं उसका जो बिल आता है, दैट इज एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर हो गया। अभी सेल्स की बात करते हैं। सेल्स, मेरे लिए सोचो, अभी नीचे हमारा लड़का खड़ा होता है, पैम्फलेट बांट रहा होता है, वो सेल डिपार्टमेंट हुआ, वो पैम्फलेट बांटते हैं, इंक्वायरीज लेके आते हैं। उनके एंगल सोचो, मटेरियल क्या होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट में लगने वाला मटेरियल जो कि इनडायरेक्ट है। एग्जैक्टली, जो वो पैम्फलेट बांट रहे हैं उसको बनाने में जो खर्चा आएगा मेरे लिए, वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर बताओ, वो जो भैया बांट रहे हैं उनकी सैलरी और एक्सपेंस बताओ। अरे कौन खिलाता है, हमें बच्चा थोड़ी पाल लिया, खाता पिलाता कौन है, बताओ बताओ बताओ। नहीं, मैंने उसको बोला एक काम कर, अभी बच्चों के 12th के पेपर चल रहे हैं, अलग अलग स्कूल पे जा, स्कूल के बाहर जाके पैम्फलेट बांट, आने जाने का खर्चा उसने मेरे से मांगा, कन्वीनियंस, दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग का एक्सपेंस। पॉइंट क्लियर हुआ। अभी मेरे को इस मुद्दे में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि आपको प्राइम कॉस्ट सिखानी है। अभी आगे 2-3 टर्म्स और आएंगी। अब अगर मैं ये सारे खर्चों को, ध्यान से समझना, ये सारे खर्चों को एक सीक्वेंस में डाल दूं, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। आपके इंटर में आएगी, आपके इंटर का पहला चैप्टर ये कॉस्ट शीट। मेरे को करना कुछ भी नहीं है, इन सारे खर्चों को कहां डालना है, एक सीक्वेंस में डालना है, एक सीक्वेंस में डालना है। अब बताओ, देखो मैं सबसे पहले देखो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये उठा के मैंने डाल दिया, इट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। अभी मुझे बताओ फैक्ट्री के कौन से खर्चे इस फॉर्मेट में डलने रह गए हैं। सर फैक्ट्री के आपने एक भी इंडायरेक्ट नहीं डाला। इंडायरेक्ट खर्चों का नाम होता है ओवरहेड्स, चैप्टर नंबर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट। मेरे को उसमें भी नहीं जाना, मेरे को सिर्फ नाम बताना था। अभी ओवरहेड्स का मतलब आपसे पूछा जाएगा आगे। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रह गए किस डिपार्टमेंट के, फैक्ट्री के। मैंने अगला खर्चा देखो क्या डाला, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स जैसी मैं बोल रहा हूं, फैक्ट्री में होने वाले सारे इनडायरेक्ट खर्चे यहां पे आ गए। इसको हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद कौन से खर्चे रह गए अब, ऑफिस के, क्या उसको क्या बोलोगे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स डाल दिए, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सामान इस बार बनाया उसको बनाने की कॉस्ट। उसके बाद क्या खर्चा रह गया, सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स डालूंगा, पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करूंगा तो सीओजीएस आएगा, प्लस सेलिंग ओवरहेड्स करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यही टर्म की मैं बात कर रहा था अभी, इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेल्स। सीक्वेंस वाइज बस इन खर्चों को डालना है। सबसे पहले बताओ मैंने कौन से खर्चे डाले, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। फिर क्या डाला मैंने, फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे ओवरहेड्स कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट। फिर क्या डाल दिया, ऑफिस के ओवरहेड्स कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस का बेसिक मतलब क्या है कि जो सामान मैंने इस बार बनाया है, लेट्स सपोज एग्जांपल, मैंने इस बार, आप खुद ही बता दोगे मुझे, इस बार मैंने 150 यूनिट फ्रेश ताजी बनाई है, पिछली बार की 50 पड़ी थी, तो मेरे पास बेचने के लिए माल कितना था, बेचने के लिए 200 यूनिट्स। 200 को एक और नाम दे सकता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, नॉट सोल्ड, बेचे नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, अवेलेबल है, जो मैं बेच सकता हूं, बेचे तो नहीं है। अब सर आपके पास 150 आपने इस बार बनाए, 50 पिछली बार के पड़े थे, टोटल कितने हो गए, 200।
200 में से शाम को चेक किया, दुकान में अभी भी क्लोजिंग 30 यूनिट पड़ी है, तो इसका मतलब बिक कितनी गई होंगी? 170 बिक गई होंगी। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बिक गया या बिकने के लिए अवेलेबल है, बिक गया। पॉइंट क्लियर हुआ? दोबारा समझो, इस बार 150 यूनिट बनाई, 50 पिछली बार की पड़ी थी, तो बेचने के लिए अवेलेबल कितनी है? 200। दैट 200 इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से 30 अभी नहीं बिकी हैं, तो कितनी बिक गई? इसका मतलब 200 थी, 30 नहीं बिकी, इसका मतलब कितनी बिक गई? 170 इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल को और हिंदी में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? 170 यूनिट जो बिकी हैं उसको बनाने की कॉस्ट या बेचने तक की कॉस्ट? बेचने तक की कॉस्ट, क्योंकि आपने उसमें क्या ऐड किया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस का मतलब माल को बेचने की कॉस्ट। कौन से माल को? सर जो बिक गया। तो बिकी कितनी है? 170। 170 यूनिट को आपने बेचा और उसको बेचने की कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स भी आपने ऐड कर दिए, तो दिस कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। माल को बेचने तक की कॉस्ट। कौन से माल को? जो माल बिक गया है, जो माल बनाया है। जो बिक गया, जो बनाया जरूर थोड़ी है वो सारा बिका हो, तभी तो उसका नाम है। जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। जो बच जाता है माल उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। पॉइंट क्लियर हुआ? खैर इतना डिटेल मुझे जाना नहीं था। मेरा पॉइंट क्या था? प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड इन फैक्ट्री, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। सिर्फ एक लाइन बताने के लिए ये सब ड्रामा करना पड़ा। तो टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। पॉइंट क्लियर है? इसको लिख लो अभी। चले जी, हो गया, नोट हो गया यहां तक। इसके नीचे क्या लिखा है? मतलब बाकी हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो नोट करना है, जरूरत है तो कर लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे कुछ। जिसको पड़े जरूरत वो मेरे से पर्सनली वैसे बता रहा हूं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी पूरी मैंने इस चीज को पूरा, ये तो मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट में समझाया है, ये चीज पूरी 1.5 घंटे में एक्सप्लेन्ड है। सीए इंटर कॉस्टिंग की पहली क्लास वो यही होती है, पूरी 1.5 घंटा लगता है इसको एक्सप्लेन करने में। यहां तो आपके लिए सिर्फ प्राइम कॉस्ट मुझे बताना था, तो आई टुक ओनली 10 मिनट्स। इट टेक्स अराउंड 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसको समझाने में डिटेल में। तो जिसको पढ़ना हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। हमारी यूट्यूब पे क्लास डली हुई है इस चीज की, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो आप घर बैठ के पूरी देख सकते हो। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग धीरे धीरे यूट्यूब पे डालते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। तो आप प्लीज उसको, अगर रहोगे उसके लिंक में रहोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। 2 मिनट दो जरा। और इस पे व्हाट्सएप करोगे तो रिप्लाई आ जाएगा, कॉल करोगे तो पिक नहीं हो पाएगा, बहुत रेयर चांसेस है। तो आप प्लीज इस पे व्हाट्सएप करें आपकी जो भी समस्याएं हैं। रुको रुको 2 मिनट रुको। ये देखो हमारी YouTube चैनल पे ये सारी वीडियोस डली हुई हैं। जैसे फाउंडेशन के लिए पूरा लॉ को मैम ने अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे 18 मिनट में रिवाइज कराया था, और इसके आप व्यूज देख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली इसके 11,000 व्यूज हैं, और बहुत इसके नीचे अगर आप कमेंट्स भी देखोगे तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके नीचे अगर आप व्यूज देखोगे, कमेंट्स देखोगे लोगों के,
तो अभी बाहर के लोग जब इतना कमेंट करते हैं तो आपको भी देखोगे तो बहुत ज्यादा वीडियोस ये हेल्प करेंगी। कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो रेस्ट इज योर विश। ये सारे आप देखोगे ये आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो चेतन मलिक क्लासेस को जब आप सर्च करोगे तो आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे हम लोग इंटरमीडिएट की भी क्लासेस डालते रहते हैं, दिस इज आप देखो इसमें 23,000 व्यूज हैं और इसके भी जब आप कमेंट्स पढ़ोगे तो आप मतलब आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चीज से। आप इसके भी अगर कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इस सब चीजों से। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई। तो ये करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, तो प्लीज इसको कर लेना। और बाकी सारी बातें हाँ जो आप कह रहे हैं बेल आइकन दबाना मत भूलना, वो दबा लेना। आपको हम लोग क्या करते हैं ना, रिवीजन वीडियोस लास्ट में आपके बहुत काम आएंगी, लास्ट मोमेंट पे ना। अभी देखो क्या होगा, सुन लो 2 मिनट। हमारा मैक्सिमम सिलेबस मैक्सिमम मान लो सितंबर एंड हमारा सिलेबस है। अक्टूबर आपके लिए रिवीजन का है, नवंबर आपका एग्जाम है। अभी क्या रहेगा ना, लास्ट मोमेंट पे आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, पूरा फुल सिलेबस। कैसे करोगे, घर पे बैठ के खुद नहीं हो पाता, सामने वीडियो चल रही, कान में लीड लगी, अपने को टेंशन नहीं, सुनते रहो, देखते रहो, पूरा लॉ रिवाइज हो जाएगा आपका, पूरे अकाउंट्स की रिवीजन। अभी वही बता रहा हूं, अभी आपको समझ जाएगी इस नंबर को नोट करने से आपको कितना फायदा मिल सकता है। एक चीज और देख के जाओ, हम लोग क्या करते हैं, ये बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। गूगल ड्राइव थोड़ा बहुत आपको पता होगा गूगल ड्राइव के बारे में। उसमें आप मुझे अगर जैसे कोई आपको क्लास चाहिए, इन द सेंस जो चीजें हम दे सकते हैं वही दे पाएंगे। आपको एक चीज दिखाता हूँ, सीए फाउंडेशन की हमारी अकाउंट्स की जैसे ये क्लास है, इसमें पहली 4 क्लासेस आप फोन में देख सकते हो कभी भी कहीं भी। और अप्रोक्सीमेटली लास्ट की जितनी भी क्लासेस, जो चैप्टर एक्चुअली क्या किया था लास्ट बैच में हमने, कि जो चैप्टर्स हैं तो इंटर लेवल के लेकिन फाउंडेशन में डाल दिए गए हैं, ऑब्वियसली अभी टेक्निकल चैप्टर्स हैं, तो उसकी हमने ओपन क्लास इन्वेंट्री, सेल ऑन अप्रूवल, अकाउंट करंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, रॉयल्टी, रेशियो, और ये देख रहे हो आप 1 2 3 क्लासेस पूरे अकाउंट्स की रिवीजन है, ये फुल अकाउंट्स की रिवीजन है। तो ये हमने ओपन क्लासेस डाली हुई यूट्यूब पे। ओपन का मतलब ये है कि आप इसको कभी भी अपने फोन में चला सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो रेड वाली क्लासेस है जिसके पीछे .mp4 लिखा है, ये सब आपको पता होगा, ये सब क्लास आप चला पाओगे। इससे ऊपर की जितनी भी क्लासेस हैं जिसके आगे .enc लिखा है, दीज आर एनक्रिप्टेड क्लासेस, ये फोन में नहीं चलेगी, कोशिश भी मत करना इसकी, कुछ नहीं हो सकता इन क्लासेस का, ये नहीं चलेंगी। जो MP4 है वो हमने ओपन डाली है जानबूझ के, कि लास्ट की 10 से 12 क्लास ये वो चैप्टर्स हैं, ये मान के चलो ये सारे जो भी 10 से 12 क्लास है, इसकी वेटेज 20 से 30 नंबर की एग्जाम में, एटलीस्ट 100 में से। तो ये 20-30 नंबर आपके लिए ओपन है, इसको आप बार बार यहां से रिवाइज कर सकते हो। और ये सारे वो चैप्टर हैं जो इंटर लेवल पे होते थे पहले, अभी बाद में फाउंडेशन के आए हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये सारी आपको एक लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ जरा ध्यान से देखो, अभी ये तो थी फाउंडेशन अकाउंट्स की बात। इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमिक्स में पहली 4 क्लास ओपन है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट आपको पता है कौन सा है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में सिर्फ पहली 3 क्लास लॉक्ड है, बाकी सारी क्लासेस ओपन पड़ी हैं, सारी की सारी हमने ओपन डाली है। बिकॉज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एक तरीके से रटने वाला सब्जेक्ट है कि इस कंपनी के डायरेक्टर का नाम क्या है, नेस्ले में कितने एम्प्लॉयज हैं, याहू में कितने एम्प्लॉयज हैं, ये सब रटना आपको, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है। और उसका बेस्ट उपाय क्या है? रात को सोने से पहले 1 घंटा जैसे ये वीडियो कान में लगाओ, एक तो नींद इतनी अच्छी आएगी थ्योरी सुन के और आप डेली बेसिस पे सुनोगे, आपको याद हो जाएगा। तो आते जाते कान में लीड लगाए रखो, चलती रहेगी, वो चीज दिमाग में ना बैठ जाती है। तो इसलिए हमने थ्योरी पार्ट जितना भी है सब कुछ ओपन डाला हुआ है, तो ये आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो लिंक आप फोन में खोल सकते हैं। बस अच्छी स्पीड नेट होना चाहिए आपके पास, ऑब्वियसली वो सबके पास होगा, आजकल जियो आ गया है, तो 1.5 से 2 GB पर डे सब लोग लेके रखते हैं। तो आपका नेट होना चाहिए, सारी क्लासेस आपकी चल जाएंगी। ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय।